आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसको अगवा करके खदान में गुलामी मजदूरी कराते हैं। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा कुछ होता है, वहां से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। कहानी की शुरुआत में सुलेमान अपने परिवार के साथ दिखता है। उसके परिवार में उसके पत्नी और 3 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा दिया है जिसकी उम्र लगभग 12 साल है। सुलेमान सीरिया लियोन नाम के देश में एक फिशरमैन का काम करता है और फिलहाल उस देश में सिविल वॉर चल रहा है और हर जगह खून खराबा देखने मिलता है। सुलेमान रोज की तरह अपने बेटे को स्कूल भेजकर बोट में फिशिंग के लिए निकलता है। जैसे ही शाम में सुलेमान और उसका बेटा अपना घर वापस आते हैं, वहाँ की टेररिस्ट ग्रुप RUF जो गवर्नमेंट पर कब्जा करना चाहती है, गांव पर गोलीबारी और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। इस फायरिंग में बहुत लोगों की जान जाती है। सुलेमान किसी तरह अपने परिवार को बचाने में सफल तो हो जाता है, लेकिन वहाँ की सेना उसको पकड़ लेती है और उसको जबरन डायमंड माइंस में मजदूरी करवाते हैं। दूसरी तरफ UN के काउंसलिंग में कुछ लोग चर्चा करते हैं कि अफ्रीका में मिलने वाले डायमंड्स और प्रीशियस स्टोन के कारण वहाँ के लोगों को जानबूझकर स्लेव मजदूरी में ढकेला जा रहा है और उनको ये सब रोकना पड़ेगा। उस कॉन्फ्रेंस में वैन डे कैप कंपनी, जो दुनिया की एक सबसे बड़ी डायमंड मर्चेंट कंपनी है, उस कंपनी के मालिक वैन डे कैप को दिखाया जाता है। वैन डे कैप दुनिया वालों को ये दिखावा करते हैं कि वो अफ्रीका में हुए इल्लीगल तरीके से माइनिंग से ट्रेडिंग नहीं करते, लेकिन रियलिटी में वो इन सब के लिए असली गुनहगार हैं। अगले सीन में डैनी आर्चर, जो गन्स की स्मगलिंग करता है, एक छोटे से एयरक्राफ्ट में अफ्रीका में उतरता है और वहाँ RUF के कमांडर जीरो नाम के व्यक्ति से मिलता है और उनसे कीमती रत्न के बदले में उनको बंदूकें सप्लाई करता है। डैनी एक डायमंड स्मगलर है और पूर्व में आर्मी का सदस्य रह चुका है। उसे किसी न किसी तरह हीरे को स्मगल भी करना होगा। इसके बाद डैनी बकरी के झुंड के साथ दिखता है। वहाँ की सेना जो इल्लीगल स्मगलिंग को रोकना चाहती है, उनको शक होता है कि एक गोरा आदमी जो भेड़ बकरियों के साथ घूम रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, और इस सिलसिले में डैनी से पूछताछ करते हैं। डैनी बताता है कि वो नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल में फोटोग्राफर है और यहाँ उस काम के लिए आया है। सेना उसकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं और उस सेना के कमांडर को पता है कि स्मगलर काफी बार इसी तरकीब का इस्तेमाल करते हैं और उस झुंड में बकरियों की तलाशी करते हैं। उन बकरियों में एक बकरी के अंदर डायमंड्स छिपा मिलता है, जिसके बाद डैनी को अरेस्ट कर लिया जाता है। डैनी उनको रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते। दूसरी जगह बहुत लोग जिनको अगवा करके RUF गुलामी कराते हैं, वहाँ पर सुलेमान भी हीरे की खोज करते हुए दिखता है। वहाँ आसपास चारों ओर RUF के लोग उन पर निगरानी रखते हैं। कुछ पल बाद सुलेमान को एक बड़ा सा हीरे का टुकड़ा मिलता है। वो सोचता है क्यों ना इसको अपने पास ही रख ले, और आज तक उसने इतना बड़ा हीरा कभी नहीं देखा। जैसे ही वहाँ पास खड़े RUF के आदमी का ध्यान भटकता है, सुलेमान हीरे के टुकड़े को अपने पाँव के अंगूठे में छिपा लेता है। सुलेमान सोच करने के बहाने वहाँ से निकलता है। हालांकि उसे बाहर भेजने से पहले कमांडर उसकी अच्छी तरह तलाशी लेता है, लेकिन वो हीरा नहीं ढूंढ पाता। सुलेमान जैसे ही उस हीरे को छिपाने की कोशिश करता है, उसी वक्त RUF का कैप्टन इसे देख लेता है और सुलेमान को हीरा वापस लौटाने के लिए कहता है। सुलेमान जैसे ही उस आदमी को हीरा लौटाने जाता है, उसी वक्त वहाँ की आर्मी उन पर हमला कर देती है और इसमें RUF का कैप्टन घायल हो जाता है। सुलेमान किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वहाँ एक पेड़ के नीचे उस हीरे को छिपा देता है। वहाँ की सेना सुलेमान को अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। अब इस तरफ सुलेमान, RUF का कैप्टन और डैनी एक ही प्रिजन में होते हैं। RUF के कैप्टन को जब जख्मी हालत में जेल में लाया जाता है, वो सुलेमान को देख लेता है और वहाँ के कैदियों को बताता है इसके पास एक हीरे का बड़ा टुकड़ा है और इस आदमी से जो भी उस हीरे को वापस ला कर देगा, वो उसको $1000 इनाम में देगा। लेकिन सुलेमान इसको इनकार करता है और गुस्से से कहता है उसके पास कोई डायमंड नहीं है और इस आदमी ने उसके पूरे परिवार को उससे अलग कर दिया है। लेकिन जब यह घटना हो रही होती है, डैनी सुलेमान को देख लेता है। डैनी जैसे कि एक डायमंड स्मगलर है और उसे भी लगता है कि हीरे का टुकड़ा सुलेमान के पास है। अगले सीन में डैनी का दोस्त जेल से उसकी बेल कराता है। डैनी उसके दोस्त को कहता है अंदर एक कैदी है जिसका नाम सुलेमान है, उसके पास एक बड़ा सा हीरा हो सकता है और वो किसी तरह उस आदमी की बेल करे। डैनी का दोस्त सुलेमान को जेल से छुड़वाता है और उसको कुछ पैसे भी देता है और बताता है ये सब उसके नए दोस्त डैनी ने किया है। डैनी एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसकी
की मुलाकात मैडी नाम की रिपोर्टर से होती है। मैडी इल्लीगल माइनिंग के खिलाफ है और इस सिविल वॉर का असली जिम्मेदार वैंडेकैप कंपनी जो डायमंड्स इल्लीगली खरीदते हैं उनको एक्सपोज करना चाहती है। मैडी और डैनी दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। मैडी डैनी को बताती है उसके बॉस जो वैंडेकैप माइनिंग कंपनी का मालिक है उसके कंपनी और उसके बारे में जानना चाहती है और ये सब ऑफ द रिकॉर्ड होगा और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसकी मदद करे, लेकिन डैनी मना कर देता है। डैनी वापस अपने कमरे में आता है और उसका कमरा पूरी तरह तहस महस हुआ रहता है और उसे पता चल जाता है कि किसी ने उसके कमरे की तलाशी ली है। डैनी कमरे के बाहर आता है और कॉर्डेल नाम के व्यक्ति से मिलता है जो कर्नल का खास आदमी है। डैनी कॉर्डेल को अपना कमरा तहस महस करने के लिए एक पंच मारता है और उसको बताता है कि कर्नल को अपने पैसे समय पर मिल जाएंगे। इसे देखकर ऐसा लगता है कि कर्नल भी इस इल्लीगल माइनिंग में शामिल है। दूसरी तरफ सुलेमान की पत्नी और उसका लड़का RUF के लोगों से बचते हुए एक गांव से दूसरे गांव भटकते हैं, लेकिन एक जगह पर RUF के लोग उन पर हमला कर देते हैं और दिया को अगवा करके अपने साथ आर्मी में शामिल करने के लिए ले जाते हैं। सुलेमान अपने परिवार को ढूंढते हुए एक रेफ्यूजी कैंप में जाता है, लेकिन उसके परिवार का कुछ पता नहीं चलता। डैनी सुलेमान से मिलता है और उसे हीरे के टुकड़े के बारे में पूछता है, लेकिन सुलेमान बार बार इनकार कर देता है, वो किसी हीरे के बारे में नहीं जानता। इस तरफ RUF के ट्रेनिंग कैंप में सुलेमान का लड़का दिखता है और उसके साथ उसकी उम्र के कई सारे लड़के होते हैं जिनको वो गवर्नमेंट के खिलाफ ब्रेन वॉश करते हैं। RUF का कैप्टन टिया वैंडी से मिलता है और उसको बताता है कि वो पूरे ग्रुप में अच्छा कर रहा है और उसको कैप्टन के लिए प्रमोट कर दिया है और उसके अंदाजे से ऐसा भी लगता है मानो वो जानता है टिया सुलेमान का लड़का है। अगले सीन में इस तरफ एक क्लब में डैनी की मुलाकात फिर से मैडी से होती है। डैनी मैडी से उसके साथ डांस करने के लिए कहता है और वो दोनों डांस करते हैं। मैडी फिर से डैनी के बॉस के बारे में पूछती है और उसको बताती है कि उसकी वजह से यहाँ कई लोग मारे जा रहे हैं और पूरा देश बेघर हो गया है। डैनी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। देश में सिविल वॉर और बढ़ जाता है और हर जगह खून खराबा होते रहता है। डैनी सुलेमान से फिर से मिलता है और उसको बताता है ये देश खतरे में है और वो उसकी मदद से यहाँ से बाहर निकल सकता है। सुलेमान फिर से इनकार कर देता है, लेकिन डैनी इस बार कहता है कि वो उसके परिवार को मिलने में उसकी मदद कर सकता है। सुलेमान उसकी बातों को नहीं मानता, लेकिन उसी वक्त RUF के लोग वहां आ जाते हैं और सेना और उनके बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है। डैनी आखिरी बार उससे कहता है अगर वो उसके साथ मिलकर काम करेगा तो इसमें दोनों का फायदा होगा और उसकी जान और उसके परिवार को बचा सकता है। सुलेमान के पास अब कोई रास्ता नहीं है और वो डैनी की बात मान लेता है और वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। रेडियो पर अनाउंस होता है कि RUF टेररिस्ट ग्रुप पूरे देश पर अपना कब्जा कर लेते हैं और हर जगह लोगों पर अत्याचार करते हैं। डैनी और सुलेमान कई सारे रेफ्यूजी के साथ गवर्नमेंट के बनाए हुए रिफ्यूज कैंप में पहुंचते हैं। कैंप में डैनी सैटेलाइट फोन के लिए किसी बड़े अफसर से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां का गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। उसी वक्त उसको एक जर्नलिस्ट नजर आता है और डैनी उसको मैडी के बारे में पूछता है, जिस पर वो जर्नलिस्ट बताता है कि वो मैडी को जानता है और उसके साथ काम करता है। डैनी उस जर्नलिस्ट को बताता है कि अगर वो अगली बार मैडी से मिले तो उसको बताए कि कैंप में उसका वेट कर रहा है और वो उससे मिलना चाहता है। अगले पल जैसे ही मैडी को इसके बारे में पता चलता है वो डैनी से मिलती है और डैनी सुलेमान को मैडी से मिलवाता है और उसे बताता है कि वो अपने बॉस के बारे में सब कुछ बता सकता है और इसका प्रूफ भी दे सकता है अगर वो उसकी मदद करे। डैनी मैडी से कहता है कि वो सुलेमान के परिवार के बारे में ढूंढने में उसकी मदद करें क्योंकि उसके पास सारे कैंप का डेटाबेस एक्सेस है। डैनी, मैडी और सुलेमान तीनों हेलीकॉप्टर में गीनिया नाम के जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कैंप में उसके परिवार होने का पता चलता है। देश का सबसे बड़ा कैंप जहां पर करीबन 10 लाख लोग रेफ्यूज रहते हैं। उसी भीड़ में सुलेमान को दूर खड़ी उसकी पत्नी नजर आती है। सुलेमान अपनी पत्नी जेसी को बुलाता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। सुलेमान अपने बेटे डिया के बारे में पूछता है, जिस पर जेसी रोकर बताती है कि RUF के लोगों ने उसके बेटे को अगवा कर लिया है। इसे सुनकर सुलेमान टूट जाता है और बहुत भावुक हो जाता है। अगले सीन में तीनों हेलीकॉप्टर में वापस आते हैं और हेलीकॉप्टर में सुलेमान बताता है
कि उसने उस हीरे के टुकड़े को पहाड़ के दूसरे तरफ एक पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ रखा है। मैडी, जो शुरू से ही डायमंड स्मगलिंग के खिलाफ है, इसे सुनकर डैनी के इरादे को समझ जाती है और थोड़ी गुस्से में भी दिखती है। जब वो वापस बेस कैंप में पहुंचते हैं, मैडी अपना आर्टिकल लिख रही होती है। तब डैनी को बताती है कि वो सिर्फ इन लोगों के बारे में लिख सकती है जो इस लड़ाई से पीड़ित हैं, लेकिन इस लड़ाई के पीछे जो बड़े लोग हैं उनके बारे में वो नहीं लिख सकती क्योंकि उसके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। डैनी बताता है कि उसके पास वैंडेकैप कंपनी का सारा हिसाब किताब है और वो एक किताब भी दिखाता है जिसमें उसने सारे अकाउंट्स और डेट सब कुछ लिख रखा है। और मैडी को बताता है वो तभी ये दे सकता है जब वो बड़ा हीरा उसके पास हो, क्योंकि बिना हीरे के वो कहीं नहीं जा सकता और अगर ये बात बाहर फैली तो उसके बॉस उसको छोड़ेंगे नहीं। और मैडी से कहता है कि वो कर्नल से बात करे ताकि डैनी को फिर से देश के अंदर जाने की इजाज़त मिले जहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है। और आखिर में ये भी बताता है अगर उसको वो हीरे का टुकड़ा मिल जाए तो वो अफ्रीका छोड़कर कहीं नई जगह पर सेटल हो जाएगा और इन कामों को वो छोड़ देगा। सुलेमान और डैनी जर्नलिस्ट बनकर मैडी के साथ एक बस में लड़ाई वाली जगह की तरफ जाते हैं। जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं, उन पर RUF वाले हमला कर देते हैं। इस हमले में बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर की जान चली जाती है। डैनी मैडी और सुलेमान को किसी तरह कार में बिठाकर RUF के लोगों से बचते हुए जंगल की तरफ निकल जाता है। उन पर कई सारे हमले होते हैं लेकिन वो किसी तरह उन दोनों की जान बचा लेता है। कुछ समय के लिए तीनों जंगल में भटकते हैं और उनकी मुलाकात वहाँ के लोकल ट्राइब से होती है। लोकल ट्राइब वाले उनको अपना दुश्मन समझ लेते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडी को उन ट्राइब के बारे में जानकारी होती है और वो किसी तरह उनको बातों में उलझाकर अपने साथियों को बचा लेती है। जंगल में उनकी मुलाकात बेंजामिन नाम के व्यक्ति से होती है। बेंजामिन बेघर हुए बच्चों की देखभाल करता है और वो कुछ दिन बेंजामिन के साथ ही गुजारते हैं। अगले पल बेंजामिन उनके साथ उस जगह के लिए निकलता है। रास्ते पर कुछ RUF के बच्चे नाकाबंदी करते हैं। उनके पास गन्स भी होती हैं और वो उनको आगे जाने नहीं देते। बेंजामिन को लगता है कि वो उन बच्चों को ये काम छोड़ने के लिए कन्विंस कर सकता है, लेकिन वो बच्चे बेंजामिन को भी शूट कर देते हैं। डैनी किसी तरह कार को भगा लेता है और बेंजामिन को जख्मी हालत में लेकर वहाँ के नजदीकी मिलिट्री कैंप में पहुँचता है और बेंजामिन की जान बच जाती है। मिलिट्री कैंप में उसकी मुलाकात फिर से कॉर्डेल से होती है। डैनी कर्नल कोटसे से मिलता है और उसकी बातों से ऐसा लगता है डैनी पहले भी कोटसे के अंडर काम कर चुका है। कर्नल बताता है कि वो उस हीरे के टुकड़े के बारे में जानता है और बताता है कि वो साथ में मिलकर ढूंढेंगे। डैनी के अंदाजे से लगता है कि वो इस हीरे के टुकड़े को कर्नल के साथ शेयर नहीं करना चाहता और उससे नफरत भी करता है। डैनी आखिरी बार मैडी से गुड बाय कहता है और ये मंजर थोड़ा इमोशनल होता है क्योंकि आखिरी दिनों में वो एक दूसरे को चाहने भी लगे थे और मैडी भी जानती है कि वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। डैनी मैडी को वो किताब देता है जिसमें उसने वैंडेकैप कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा है और बताता है कि वो वैंडेकैप कंपनी की स्टोरी पूरी तरह कवर करें और लोगों को सच पता चले। अगले सीन में डैनी और सुलेमान अपने साथ कुछ औजार चुराकर मिलिट्री कैंप से कर्नल को बिना बताए जंगल की तरफ भाग जाते हैं। कुछ दिनों ऐसे ही पैदल चलते हैं और रास्ते में बहुत सारे गांव मिलता है जहां पर RUF के किए हुए तबाही का मंजर देखते हैं। रास्ते में डैनी सुलेमान से कहता है कि उसका बेटा पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुका है और वो अभी RUF का मेंबर है। सुलेमान कहता है कि वो उसका पिता है और वो बिना उसे छोड़े इस जगह से वापस नहीं जाएगा। उन दोनों के बीच इस बात में लड़ाई भी हो जाती है और आखिर में डैनी उसके बेटे को वापस साथ ले जाने के लिए मान जाता है और अपना सफर जारी रखता है। रात को जब एक गुफा जैसी जगह पर दोनों ठहरते हैं तब सुलेमान थोड़ा इमोशनल हो जाता है और डैनी को बोलता है कि वो समझता है कि क्यों गोरे लोग इस डायमंड के पीछे हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं समझ पाया कि क्यों उसके अपने ही लोग इस डायमंड के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। कुछ दिन चलते चलते आखिर में वो माइनिंग वाली जगह में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको वहां बहुत सारे गार्ड्स दिखते हैं। डैनी एक प्लान के बारे में सोचता है और अपने कर्नल को फोन करता है। कर्नल शुरू में गुस्सा होता है, लेकिन डैनी बताता है कि वो हीरे के बहुत करीब है और उसकी मदद से वो वहां से निकाल सकता है। डैनी कर्नल से कहता है कि वो बताए हुए जगह पर बमबारी करे ताकि उसको हीरे निकालने में आसानी हो। सुलेमान बहुत डेस्परेटली दूरबीन से अपने बच्चे को माइनिंग वाले इलाके में ढूंढता है, लेकिन उसको वो कहीं नहीं नजर आता। डैनी बताता है कि सुबह सुबह वहां पर बमबारी होगी और तब तक उनको उसी जगह पर वेट करना होगा। सुलेमान को लगता है कि उसका बेटा वहीं कहीं आसपास है
और वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए डैनी को बिना बताए माइनिंग की तरफ निकल जाता है। रात को जब बारिश होती है, डैनी की नींद खुलती है। वो आसपास देखता है और उसको सुलेमान कहीं नहीं नजर आता। उसे पता चल जाता है कि सुलेमान अपने बेटे की तलाश में उस कैंप में चले गया है। सुलेमान कैंप में पहुंच जाता है और अपने बेटे को ढूंढता है। डैनी भी सुलेमान को ढूंढते हुए माइनिंग कैंप में पहुंचता है। बहुत ढूंढने के बाद आखिर में सुलेमान को अपना बेटा नजर आता है। सुलेमान धीरे से अपने बेटे के पास जाकर उसको साथ आने के लिए कहता है, लेकिन उसका बेटा उसे पहचानने से इनकार कर देता है और वहां पर दुश्मन कहकर चिल्लाकर सारे गार्ड्स को बुला लेता है। दूर झाड़ियों में डैनी इन सब दृश्यों को देखता रहता है और उसके पास एक गन भी होती है और वो सुबह होने का इंतजार करता है। अगली सुबह वही RUF का कैप्टन जिसने सुलेमान को पहली बार हीरा छुपाते हुए देखा था, सुलेमान को बंदी बना लेता है और उसे कहता है कि वो उस डायमंड को खोज कर उसको दे, क्योंकि वो उस हीरे का असली हकदार है। सुलेमान कुछ बताने से मना कर देता है। RUF का कैप्टन सुलेमान के बेटे दिया को गन देता है और सुलेमान को बताता है अगर उसने डायमंड का पता नहीं बताया तो उसका बेटा ही उसको गोली मारेगा। जैसे ही ये घटना हो रही होती है, उसी वक्त कर्नल के आदमी हेलीकॉप्टर से उस कैंप पर बमबारी करते हैं और इस लड़ाई में डैनी भी कूद जाता है और वहां खड़े कुछ गार्ड्स को शूट करता है। कैप्टन दिया को अपने साथ ले जाता है, लेकिन सुलेमान उसका पीछा करता है और पीछा करते हुए सुलेमान अपना होश खो बैठता है और अपना सारा गुस्सा कैप्टन पर निकालता है और फावड़े से उसकी जान ले लेता है। इस तरफ डैनी सुलेमान के बेटे को अपने साथ उस जगह से बाहर निकालता है। लड़ाई के बाद कर्नल के आदमी उस RUF कैंप को कब्जा कर लेते हैं। कर्नल हेलीकॉप्टर से वहां उतरता है और डैनी से मिलता है। कर्नल हीरे के बारे में पूछता है और डैनी बताता है कि हीरा उसके पास है और वो 50-50 करना चाहेगा। कर्नल उसकी डील को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन डैनी बताता है कि सुलेमान सिर्फ उसको ही उस हीरे के बारे में बताएगा। डैनी कर्नल पर भरोसा नहीं करता है और धीरे से सुलेमान के कानों में कहता है, जैसे ही ये हीरा कर्नल को मिलेगा अगले पल ही वो हम दोनों को मार देगा। और जैसे कि डैनी को कर्नल का भरोसा जीतना है, तो वो कर्नल को सुलेमान के बेटे के बारे में भी बता देता है। अगले पल कर्नल उसके बेटे को बंधक बनाकर उस जगह पर पहुंचते हैं। सुलेमान के हाथ में फावड़ा होता है और वो हीरा खोजने का दिखावा करता है। डैनी सुलेमान को इशारों में कुछ कहता है और जैसे ही सुलेमान हीरा मिलने का नाटक करता है, डैनी बगल में खड़े हुए गार्ड्स का बंदूक ले लेता है और वहां पर एक जबरदस्त एक्शन सीन देखने मिलता है। डैनी खड़े हुए सारे रेंजर्स को शूट कर देता है और अपने कर्नल को भी मार देता है, लेकिन इस फायरिंग में डैनी को भी गोली लग जाती है। सुलेमान आखिर में उस हीरे के टुकड़े को छुपाए हुए जगह से बाहर निकालता है। डैनी और सुलेमान अपने बेटे के साथ वहां से निकलते हैं। आधे रास्ते पर डैनी कहता है कि वो हीरे को उसको दे और वो हीरा अपने पास रख लेता है। डैनी अपने दोस्त को अपनी लोकेशन बताता है जहां से वो उसको रेस्क्यू कर सके, लेकिन डैनी की हालत बहुत खराब हो जाती है क्योंकि उसको बुलेट लगी होती है और कुछ देर बाद वो चल भी नहीं पाता। सुलेमान अपने कंधे में उठाकर कुछ देर तक ले जाता है, लेकिन डैनी की हालत बहुत बिगड़ जाती है और आखिरी पल में उस हीरे को सुलेमान को वापस कर देता है। सुलेमान कहता है कि वो उसको अपने कंधे पर उठाकर ले जा सकता है और उसकी जान बचा सकता है, लेकिन डैनी मना कर देता है और कहता है कि उस हीरे को बेचकर वो अपनी परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे। उसने सारी उम्र गलत काम किया है और वो आखिरी पल में एक अच्छा काम करना चाहता है और वो पीछे ही रुककर सुलेमान को वहां से निकलने में मदद करता है। डैनी अपने आखिरी पल में सैटेलाइट फोन से मैडी को कॉल करता है और उसे आखिरी बार मदद करने के लिए कहता है और मैडी को बताता है कि वो सुलेमान और उसके परिवार को उस जगह से बाहर निकाले और कहीं सेफ जगह पर ले जाए। और जब ये बातें बताता है, मैडी को एहसास हो जाता है कि डैनी के साथ कुछ बुरा हुआ है और ये उसका आखिरी पल है। मैडी भी बहुत इमोशनल हो जाती है और दोनों आखिरी बार एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। मैडी सुलेमान को वहां से रेस्क्यू कर लेती है। मूवी के आखिरी सीन में मैडी सुलेमान को लंदन में मिलती है और उस हीरे के बड़े टुकड़े को वैंडे कैप कंपनी के मालिक वैंडे कैप को बेचने के लिए सुलेमान को भेजती है। वैंडे कैप सुलेमान को उस हीरे के 2 मिलियन पाउंड्स ऑफर करता है, लेकिन सुलेमान इसे मना कर देता है, ये कहकर कि उस डील में उसके परिवार को भी यहाँ लाया जाएगा और अब तक उसका परिवार यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। और इस दृश्य को मैडी दूर खड़े होकर सबूत के तौर पर उनका फोटो लेती है। मैडी इन सबूतों को अगले पल पब्लिक करती है और लोगों को पता चलता है कि जो डायमंड वो पहनते हैं उसकी कीमत कहीं ना कहीं किसी के खून से लिखी होती है। न्यूज में वैंडे कैप कंपनी की बहुत आलोचना होती है और सुलेमान को अपने और अपने जगह के बारे में बताने के लिए स्टेज पर बुलाते हैं। सुलेमान अपने पूरे परिवार के साथ नई जगह नए शहर पर दिखता है। मूवी यहाँ खत्म होती है।
अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।